एक्टिव एंड पैसिव में क्या होता है कि जो अगर हम इसका किसी भी का मतलब एक्टिव बनाते हैं ना, वो जो जैसे जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, डीके का इसमें हमें अपोजिट बताना है। ठीक है, डीके मतलब होता है कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है ना, उसके लिए बोलते हैं, या कोई भी चीज़ें मतलब कोई जब बेकार चीज़ें होती है ना, तो उसके लिए बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, यानी जिसे अच्छा बोलते हैं उसे कहते हैं फ्लॉरिश। ठीक है, फ्लॉरिश मतलब कहते हैं ना कि फलना फूलना या बहुत अच्छा होना। आप इसमें डायरेक्ट इस तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले तो सेड का आस्क्ड हो जाएगा, तो वो तो सब में है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कॉमा हटा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए इफ या वेदर होगा, तो फर्स्ट में नहीं है तो ये काट दो। देन आप देख सकते हो विल का वुड जरूर होगा, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे वुड है, यहाँ पे नहीं है, ये काट दो। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो अगर यू है और अगर ये विल से शुरू हो रहा है तो यू पहले आगे आएगा सब्जेक्ट, एंड देन हमारी हेल्पिंग वर्ब जाती है, तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये देखो, द रिसर्चर्स फाउंड नो डिफरेंस इन प्रोटीन, फैट और इवन वाइटामिन लेवल्स और ऑर्गेनिक एंड रेगुलर मिल्क। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स 1 2027 की जो आंसर की आई थी, यानी 30 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो किस तरीके से था, और ये ओरिजिनल पेपर होने वाला है। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो एयरफोर्स की, तो फिर आपको ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं एयरफोर्स के। ठीक है, तो मैं वही करवाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर, यानी हमें एरर देखना है। नेदर द कमेटी मेंबर्स नोर द चेयरमैन वर प्रिपेयर्ड फॉर द एब्रप्ट अनाउंसमेंट, यानी ना ही जो कमेटी मेंबर्स हैं और ना ही जो चेयरमैन है वो उस अनाउंसमेंट के लिए प्रिपेयर थे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें एरर फाइंड करना है कि एरर है कहाँ पे। देखो, नाइदर नॉर ईदर और बट नॉन नन बट, इन सब का ना एक रूल है। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, तो मैं सिर्फ इतना इसमें बताऊं कि ये एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है इस रूल में कि जो पास के उनके जो नाउन होते हैं ना, यानी पास वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे नेदर द कमेटी मेंबर्स, यानी जी यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है वेयर, तो आपको वेयर के जो पास में यानी जो चेयरमैन है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, ना कि हमारी जो यहाँ पे कमेटी मेंबर्स हैं इनके, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती। यानी सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी हमेशा S2 के अकॉर्डिंग। और S2 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वर्ब के जो, जैसे इसमें सिर्फ आप इतना ढंग से याद रखना कि जो वर्ब आती है ना वो हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आती है, और नियरेस्ट यहाँ पे क्या है, चेयरमैन, और चेयरमैन क्या है, सिंगुलर है। अगर चेयरमैन सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी यहाँ पे करेक्शन क्या है, बी में है कि वर्ब की जगह वॉज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी एरर ही फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेदर द टीचर्स और द ट्रबलसम बॉय आर लिविंग द स्कूल, यानी नेदर, सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़, जैसे ही मैंने बोला था कि यहाँ पे जो आर क्या है, हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, आगे वाले के अकॉर्डिंग। ये क्या है, बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो आर क्या है, प्लूरल है, तो बॉय के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज़ का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इज़, यानी ये किस में, देखो अब जैसे यहाँ पे गलती किस में, आर में है ना, तो आर वाला कहाँ पे है, ये रहा ना, तो आर वाले में क्या है, ये देखो, आर लिविंग द स्कूल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसकी मीनिंग हमें देखनी है। ये क्या है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, द प्रोफेसर वॉज एक्सट्रीमेट एग्जैक्ट एंड अटेंटिव टू माइनर डिटेल्स इन एकेडमिक रिटन, यानी जो प्रोफेसर है वो बिल्कुल गौर से छोटी छोटी डिटेल्स को देखता है रिटन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, केयरलेस, केयरलेस तो मतलब हो गया लापरवाह। ठीक है, वर्गिव, पैसिव, मेटिकुलस, यानी इस जो लाइन अंडरलाइन जो वर्ड है ना, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें क्या कह रहा है, एक्सट्रीमेट एग्जैक्ट एंड अटेंटिव टू माइनर डिटेल्स। माइनर डिटेल्स मतलब आप क्या समझते हो कि छोटी छोटी डिटेल्स को भी समझता है, यानी क्या है ये, अगर हम इसे बात करें तो ये है केयरफुल। ठीक है, यानी जो कि छोटी छोटी चीज़ों को भी देखता है कि कौन से मिस्टेक्स हैं, कौन सी माइनर डिटेल्स को, यानी माइनर मिस्टेक्स, माइनर डिटेल को भी देखता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है। द CEO इंस्टेड दैट द मैनेजर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड करना है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि इसमें ऐसे कुछ ना वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ना
वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो आपको हमेशा मतलब याद रखने पड़ेंगे कि कोई ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें कह सकते हैं ना रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हो जाती है। आप जब क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। जैसे अगर मैं कुछ वर्ड्स की बात करूँ, जैसे हो गया सजेस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेक, MEKE, ठीक है, मेक। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ इंसिस्ट। यहाँ पे जो इंसिस्टेड है ना वो यहाँ पे हो जाएगा इंसिस्ट, क्योंकि ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद हमेशा वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट, इनके बाद जो वर्ब आएगी ना वो फर्स्ट ही आएगी। तो इंसिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आ रही है, इंसिस्ट के बाद प्रिपेयर्स। प्रिपेयर्स क्या है, ES लग गया ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म तो हुई नहीं। SES के बाद जो भी फॉर्म होती है उसमें SEIS लगा के हम फर्स्ट फॉर्म नहीं बना सकते, तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे प्रिपेयर्स की जगह आ जाएगा प्रिपेयर। ओके ओके, तो मैं नेक्स्ट बात करूँ, इसमें हमें क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है। द कैप्टन रिमेंड ऑप्टिमिस्टिक इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, यानी जो कैप्टन है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव सोच रखने वाला। सैग्विन या फिर एश्योर्ड जिसे हम कहते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव जो है अपना माइंडसेट रखता है डिफिकल्ट टाइम्स में भी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। इसमें सेम सेंटेंसेस, मतलब इसमें हमें बताना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। लेट द फाइट बी स्टॉप्ड नाउ, let them stop the fight then. If we'll tell you stop the fight now, you should stop the fight then. ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या होता है, लेट वाला केस क्या होता है ना, लेट हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। ये क्या हुआ है, ये पैसिव में दिया हुआ है, इसे हमें एक्टिव में बनाना है, ठीक है। और अगर मैं एक्टिव एंड पैसिव की वॉइस की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव में क्या होता है कि जो अगर हम इसका किसी भी का मतलब एक्टिव बनाते हैं ना, तो वो जो जैसे जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, हमें ये पैसिव ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसका एक्टिव बनाना, तो एक्टिव बनेगा पहले स्टॉप को फर्स्ट कर देंगे, स्टॉप द फाइट नाउ। नाउ का एज इट इज़ रहेगा, इसमें लेट को हट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका अपोजिट बताना है डिके। डिके का इसमें हमें अपोजिट बताना है, ठीक है। डिके मतलब होता है कोई भी चीज़ जब ख़राब हो जाती है ना उसके लिए बोलते हैं, या कोई भी चीज़ें मतलब कोई जब बेकार चीज़ें होती है ना तो उसके लिए बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, यानी जिसे अच्छा बोलते हैं उसे कहते हैं फ्लॉरिश, ठीक है। फ्लॉरिश मतलब कहते हैं ना कि फलना फूलना या बहुत अच्छा होना, इस तरीके से हम उसे फ्लॉरिश के तौर पर जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर हमें फाइंड करना है। द सन राइज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रूथ ना कभी बदलता नहीं है और ये हमें सबको पता है। द सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यहाँ पे राइज की जगह राइजेस होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करना है। इसमें क्या है, ही सेड विल यू अटेंड द सेमिनार। ही सेड का क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन मार्क है तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, सब में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विल कभी भी आ रहा है, जैसे डायरेक्ट अगर हमें कभी भी मतलब पहली बात तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो कट हो गया दैट की वजह से, इफ़ या वेदर है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे विल से जैसे अगर हम स्टार्टिंग में ही इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह से अगर हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे चली जाती है एंड इसका यहाँ पे हो जाता है। यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, तो ये भी कट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड तो कट हो गए। नेक्स्ट आई, उसके बाद सैड क्या है, सैड है, एक सेकंड, सैड क्या है, सैड है हमारा पास्ट। विल का क्या होगा, पास्ट, वुड, विल, तो ये भी कट हो गया, फिर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप इसमें डायरेक्ट इस तरीके से देख सकते हो, सबसे पहले तो सैड का आस्क्ड हो जाएगा, तो वो तो सब में है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कॉमा हटा के जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए इफ़ या वेदर होगा, तो फर्स्ट में नहीं है तो ये काट दो। देन आप देख सकते हो विल का वुड ज़रूर होगा क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे वुड है, यहाँ पे नहीं है, ये काट दो। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो अगर यू है और अगर ये विल से शुरू हो रहा है तो यू पहले आगे आएगा सब्जेक्ट एंड देन हमारी हेल्पिंग वर्ब जाती है, तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एंड देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसे एक साथ करने के बाद
इसकी एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, एंड देन इसे हमें अच्छे से आगे पीछे करके इसे बढ़िया से लगाना होता है। तो इसकी भी जैसे कह सकते हैं ट्रिक नहीं होता, ये सब बस होता है कि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो आप इसे लगा दोगे, ठीक है। तो अगर अभी हम इसे जोड़ें तो जैसे ये कहता है रिसाइलेंस इज़ अ विटल स्किल, इसका मतलब हो गया एक जो नरम लहजा हो सकता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं रिसाइलेंस, मतलब अगर शुद्ध हिंदी की मैं बात करूँ तो इसे लचीलापन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया जब कोई शांत स्वभाव वाला इंसान हो जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि एक ऐसी स्किल है दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स, मतलब जो कि हमें निखारती है, हमें आगे बढ़ाती है कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू नेविगेट एडवर्सिटी, मतलब हमारे नेगेटिव टाइम में जो हमारा जो कह सकते हैं कोई हमारा विपरीत समय चल रहा होता है उस टाइम पर इस एडवर्सिटी स्ट्रेंथन देयर मेंटल फोर्टिट्यूड, मतलब हमारी जो हमारी मेंटल पीस है, यानी हमारी मेंटल को एकदम पॉजिटिव वे में लेकर जाती है, मेंटल को हमारी सही करती है, हमारी बुद्धि को तेज करती है, एंड सस्टेन अ पॉजिटिव आउटलुक, और हमें हमारे जो माइंड है उसको शार्प बनाती है, उसे पॉजिटिव लुक देती है, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसका टोटली अगर मैं मतलब बताऊँ ना तो इसमें यही है कि जो रिसाइलेंस है एक ऐसी स्किल है जो कि हमें मजबूत बनाती है, जो कि हमारे नेगेटिव जो हमारा माइंडसेट है उसे दूर करती है, और हमारे जो हमारा जो जैसे मेंटल जो पीस है या मेंटल हमारी जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है उसे ज़्यादा करती है और उसे तेज़ करती है, और हमारी जो कह सकते हैं हमारे जो पॉजिटिव लुक देती है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो अगर हम इसे जोड़ें एक तरीके से तो क्या कह रहा है ये, रिसाइलेंस इज़ अ विटल स्किल, मतलब रिसाइलेंस एक ऐसी स्किल है दैट नेबल्स इंडिविजुअल्स, जो हमें मजबूत करती है टू टू नेविगेट एडवर्सिटी, हमारी नेगेटिव माइंडसेट को, स्ट्रेंथ देयर मेंटल फोर्टिट्यूड, और हमारी जो मेंटल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है, एंड सस्टेन अ पॉजिटिव आउटलुक, और हमारी जो मेंटलिटी है उसे पॉजिटिव लुक देती है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, और इसका मतलब ये है कि रिसाइलेंस यानी जो हमारी कह सकते हैं हमारा जो नरम लहजा कह सकते हैं इसे हिंदी में, या फिर कोई लचीलापन, हमारी स्किल्स, हमारी जो शांत हमारा जो स्वभाव होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लाइफ में, ताकि जो हमारी ये नेगेटिविटी होती है ना उसको हमारे जो मेंटल है उससे उसको स्ट्रेंथ देती है, उसे मजबूती प्रदान करती है, उसे तेज बनाती है, और हमारे माइंड को एक पॉजिटिव लुक देती है, ठीक है। ये हमारी ज़िंदगी पर बेस्ड है वैसे तो। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो इसमें क्या है, द डैश ऑफ द बुक वाज टॉर्न, इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए दिए होते हैं जो कि एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जैसे स्पेन, स्पिन, स्पाइन एंड स्पोर्ट। तो अगर आपको ये नहीं पता एक जैसे वर्ड्स के बारे में तो फिर आप ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें बहुत होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्पेन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये तो कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं स्पिन की, तो स्पिन मतलब हो जाता है घूमना, कोई भी चीज़ घूमना या घुमाना इस टाइप से हो जाता है। स्पाइन और स्पून, स्पून मतलब हो जाता है चम्मच, सबको बताइए। स्पाइन, स्पाइन मतलब हो जाता है वो जो हमारी जो बुक होती है ना, बुक का वो जो साइड नहीं होता, कॉर्नर साइड होता है जहाँ पे जितने भी उसके पेजेस होते हैं ना वो जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी इसे हम मतलब जोड़ना कह सकते हैं, बुक्स की जो जोड़ जहाँ पे जोड़ होती है ना उसे कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, द डैश ऑफ द बुक वॉज टॉर्न, मतलब जो वो जो स्पाइन हो जाएगा इसका आंसर, जो साइड में जो उसका जोड़ना होता है जहाँ से सारी वो बुक के जो पेजेस होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो ना टूटी हुई थी, टॉर्न मतलब फटी हुई कह सकते हैं, वो फटी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, से डिसाइडेड टू रीड अ बुक वाइल ट्रैवलिंग डैश द ट्रेन, देखो इसमें तो हो जाएगा ऑन द ट्रेन। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे द नहीं आया होता ना तो हम बाय ट्रेन लिख देते हैं, ठीक है, बट अगर द आ गया ना तो यहाँ पे हमें ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। और यहाँ पे है क्या इनकरेक्ट में, द डिपेंडेंट एक्सिस्टेंस सही है, ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्नॉलेजमेंट, ये क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है ना, ये देखो यहाँ पे डी गायब है, ठीक है। तो ऐसे एक स्पेलिंग एरर भी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द क्लास टीचर गेव मी 2 डजन्स पेंसिल्स अलॉन्ग विथ अ न्यू पार्कर पेन, इसमें क्या है, क्लास टीचर ने मुझे 2 डजन पेंसिल्स दी अलॉन्ग विथ अ पार्कर पेन, ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या होता है, इसका वैसे तो रूल है, जब मैं गोल्डन रूल्स आप लोग को करवाऊंगी ना ग्रामर के 20 एंड 50, तो वो आप वीडियोस देखना, नेक्स्ट आएंगी इसके बाद वाली वीडियोस। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर स्टार्टिंग में नंबर दिए होते हैं, जैसे मैंने याद किया होता, अगर स्टार्टिंग में नंबर्स दिए होते हैं ना तो जो उसके बाद वो जो नाउन आता है ना, या नाउन तो नहीं आता उसके बाद, सॉरी, उसके बाद हमारी यूनिट आती है एंड देन नाउन आता है, ठीक। तो जो यूनिट आती है ना वो सिंगुलर होती है, अगर ये नंबर नहीं होते हैं तो वो जो यूनिट आती है फिर वो प्लूरल हो जाती है। तो यानी इसमें कहने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में 2 आ गया ना तो ये जो डजन हमारी जो यूनिट आएगी ना वो सिंगुलर होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें क्या करना है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन बताना है। नाउन मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया 1 सेकंड में पहचानने वाली नाउन की, आप जाके विजिट कर सकते हो। पोस्टपोन, पोस्टपोन में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था ANC क्या होता है, हमारा ये होता है नाउन, ठीक है। और ये क्या है, MENT भी नाउन होता है। तो इसमें कैसे पहचाने, देखो वैसे तो दोनों होते हैं बट पोस्टपोनेंस मुझे कुछ सही लगेगा, पोस्टपोनमेंट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो मैं नेक्स्ट बात करूँ तो अब है हमारा एक कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ये एक कॉम्प्रीहेंशन आता है जिससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये इसकी आपको हिंदी जाननी है, और आप वो पढ़ते जाओगे आपको पता चल जाएगा, देन आप फिर आप जाके मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बिना इसमें डायरेक्टली नहीं होता कि आप क्वेश्चन को देखो और फिर आपको आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दीज डेज इवन बेसिक फूड आइटम्स हैव बिकम एक्सपेंसिव। आजकल के दिन में जो बेसिक फूड आइटम्स हैं वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। सो अ रिसेंट स्टडी ब्रिंग न्यूज़ दैट मे हेल्प पीपल सेव मनी। जो कि कल एक अच्छी रिसेंट की स्टडी की गई है न्यूज़ को, जिसमें पता चल रहा है कि मतलब जो लोगों की जो मनी है उसे सेव किया जा सकता है। अ स्टडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेज दैट एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक फूड डज नॉट हैव मोर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देन फूड ग्रो यूजिंग नॉर्मल फार्मिंग मेथड्स। मतलब आज की स्टडी यूनिवर्सिटी यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पता चला है कि जो एक्सपेंसिव जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं उसमें भी उतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, जो कि जिसके मुकाबले हम ये मानते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इनसे। एक्सपेंसिव अगर हम खरीदते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उगाए जाते होंगे, और ना ही उतने ज़्यादा अच्छे से जो ये नॉर्मल फार्मर्स जो यूज़ करते हैं ना, फार्मिंग जो करते हैं उसमें भी नहीं होता, ठीक है। मतलब इक्वली होता है, थोड़ा सा बस अंतर हो जाता है। The researchers found no difference in protein, fat or even vitamin levels in organic and regular milk। यानी जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है और जो रेगुलर होती है ना, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। The only real advantage of organic food is that has fewer pesticides। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें सिर्फ एक रियल एडवांटेज है, क्योंकि इसमें बहुत कम पेस्टिसाइड्स का मतलब हो जाता है जो वो कीटाणु नहीं होते या जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, वो इसमें बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं। हाउएवर इवन ऑर्गेनिक फूड्स आर नॉट कम्प्लीटली पेस्टिसाइड फ्री। इन इंडिया द ऑर्गेनिक फूड मार्केट हैज़ बिन ग्रोइंग क्विकली एट 20 to 22% and exports are worth around 1 crore. This study, however, is not good news for the organic food industry or for people who strongly prefer organic food. In India, most people buy organic food more as a style statement than for health reasons, mainly because organic items are quite costly. मतलब ये कह रहा है इसमें कि जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो कम्प्लीटली पेस्टिसाइड फ्री नहीं होते हैं। पेस्टिसाइड मतलब जो हमारे कीटनाशक होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनके केमिकल्स का यूज़ उसमें भी किया जाता है। और आज के टाइम पे इंडिया 20 to 22% जो है वो ग्रो कर रहा है अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को, और वहाँ पे 1 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है जो कि हमारी फूड इंडस्ट्री के लिए या फिर एक हमारे लिए जो एक नॉर्मल इंसान जो ऑर्गेनिक फूड है उसे ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि और इसी वजह से ये जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं ये मेनली जो है क्विट कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसको क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्टडी हाउ इज़ ऑर्गेनिक मिल्क डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर मिल्क। इट हैज़, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इट हैज़ मोर वाइटामिन्स, इट हैज़ लोअर फैट, इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट इन न्यूट्रिशियल वैल्यू, इट हैज़ हायर प्रोटीन। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारी ऑर्गेनिक मिल्क डिफरेंट रेगुलर मिल्क, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक मिल्क हम जो खरीदते हैं, यानी जो एक्सपेंसिव और जो हमारे नॉर्मल मिल्क हम लोकल एरियाज़ में खरीदते हैं, क्या वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है? नहीं, ज़्यादा विटामिन नहीं होता, ज़्यादा फैट नहीं होता एक्स्ट्रा में, ठीक है, लोअर फैट नहीं होता मतलब, ठीक है, हायर प्रोटीन नहीं होता। ये क्या होता है, इट इज़ नॉट डिफरेंट इन न्यूट्रिशियल वैल्यू। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये देखो, द रिसर्चर्स फाउंड नो डिफरेंस इन प्रोटीन, फैट और इवन वाइटामिन लेवल्स और ऑर्गेनिक एंड रेगुलर मिल्क, ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, माइनर सा डिफरेंस है। 18 है, वाई इज़ द स्टडी बैड न्यूज़ फॉर द ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया। 18, बिकॉज द स्टडी शोज़ ऑर्गेनिक फूड हैज़ नो मेजर न्यूट्रिशनल एडवांटेज बिकॉज ऑर्गेनिक फूड इज़ वेरी चीप। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप नहीं होती। बिकॉज फूड इज़ ईजी टू ग्रो, बिल्कुल नहीं। बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक ऑर्गेनिक फूड एनी मोर, लाइक करते हैं पीपल्स, ठीक है। बिकॉज द स्टडी शोज़ ऑर्गेनिक जो फूड है नो मेजर न्यूट्रिशनल एडवांटेज, वो दिखाते हैं कि कोई भी इसका जो एडवांटेज है वो नहीं है, जबकि इसमें ये बताया जा रहा है कि उनसे एडवांटेज है इस चीज़ों में, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, बट हाँ एडवांटेज है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज़ द वर्ड एक्सपेंसिव मीन। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या, समथिंग
दैट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, समथिंग दैट आर ओल्ड और ब्रोकन नहीं, समथिंग दैट इज़ ईजी टू यूज़ नहीं, दैट इज़ वेरी कॉमन नहीं। इसमें क्या है, एक्सपेंसिव मतलब हो जाएगा समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑर्गेनिक फूड इज चीपर देन रेगुलर फूड। गलत, ऑर्गेनिक फूड चीपर नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड्स आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स, नहीं वो बिल्कुल फ्री नहीं है, यहाँ पे भी हमने ये देखा था, इन्होंने ये चीज़ें लिख कर दिखाई है कि ये बिल्कुल तो फ्री नहीं है। ये देखो, ऑर्गेनिक फूड मार्केट हैज़ बिन ग्रोइंग क्विकली 20 to 25%, सॉरी ये नहीं है, इससे आगे वाला। हाउएवर इवन ऑर्गेनिक फूड्स आर नॉट कम्प्लीटली पेस्टिसाइड्स फ्री, पेस्टिसाइड फ्री बिल्कुल तो वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंडियन ऑर्गेनिक फूड्स बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एंड रेगुलर फूड इज़ ऑलमोस्ट द सेम। देखा, यही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एंड रेगुलर फूड्स इज़ ऑलमोस्ट द सेम। मतलब एक्सपेंसिव एंड नॉर्मल चीप ये सारी चीज़ें बराबर है, एंड उसके जो न्यूट्रिशियल्स है वो भी एक्सपेंसिव और चीप्स को लेकर भी मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको वो सारे 20 क्वेश्चन दिखाए जो कि एयरफोर्स के 30 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है, और सॉरी सेकंड शिफ्ट है, वो उसमें पूछे गए थे, और इससे फर्स्ट शिफ्ट की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।